हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 51 से 75 तक के क्वेश्चंस किए थे। और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 76 से 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सेट 5 मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरे टोटल 25 एक में और 25 दूसरे में, तो 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और अगर आप इन सब क्लासेस की, ये जो सारे हमारे साइट्स हो रहे हैं, इनकी PDF लेना चाहते हैं ताकि आपको दोबारा इसकी अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकें, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 76। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें गिवन है 2100 रुपये। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ तक दिया हुआ है, तो उसी राशि पर, तो पहले राशि हमें इस वाले से निकालनी होगी और फिर समान दर पर और समान अवधि पर फिर साधारण ब्याज हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये, तो 2100 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, पी हमें पता नहीं है, और 1 + 10/100 की पावर इसमें कितनी है, कितना समय दिया हुआ है, 2 वर्ष, और -1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये अमाउंट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज के बिना, तो 0 से 0 कट हो गया। तो 2100 बराबर कितना आ जाएगा हमारा P, और यहाँ पर हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो मीन्स 11 × 11 कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 10 × 10। अब इसमें -1 जब है तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 10। तो ये कितना बन गया हमारा 2100 बराबर P × ये हो गया A² - B²। तो क्या करेंगे, एक बार A + B और एक बार A - B। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/100। तो 21 से कट होगा 100 टाइम्स, तो P = कितना आ जाएगा 100 × 100 10,000। तो हमें पता चल गई कि राशि थी 10,000 रुपये। अब इस पे हमें SI निकालना है, तो 10,000 पे निकालना है, और दर भी सेम है और वर्ष भी सेम है। तो 10,000 × 10 × 2/100, तो दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगी, कितना बचेगा यहाँ पर 2 और कितनी ज़ीरो, 3 ज़ीरो। तो इस पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज था 2100 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 77। उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है। वह कुल अनुमानित व्यय को निम्नलिखित 5 मदों में दिए गए देय के अनुसार निर्धारित करती है। मतलब उसने ऐसे 5 टाइप से डिवाइड कर दिया है कि फर्स्ट में 30% व्यय हो रहा है उसका, सेकंड में 20, थर्ड में 10, फोर्थ में 25 और फिफ्थ में 15। यदि वह 850 रुपये मद 3 पर व्यय करती है, तो 3 पर मतलब 10% जो कर रही है वो 850 रुपये है, तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल कितना व्यय होगा। हमें टोटल नहीं पता, हमने ले लिया टोटल x है, तो x का थर्ड वाले पे हम देखें तो 10% कितना दे रखा है 850 रुपये। तो 0 से 0 कट होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8500। मीन्स जो टोटल थी रुपये थे वो थे 8500। अब उसमें पूछा है मद 2 और मद 5, तो 2 के कितने हैं 20% और 5 के कितने हैं 15%। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। तो मीन्स हमें 8500 का डायरेक्ट 35% निकाल देना है। तो यहाँ 0 से 0 कट होगा, दोनों 0 कट हो गए, बस 85 की 35 में हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आ जाएगा 2975। तो मीन्स मद 2 और मद 5 पर उसका जो कुल व्यय है वो है 2975। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 70। क्वेश्चन 78। चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे, तो कक्षा का माध्य आधा बढ़ जाता है। तो हमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो इसमें हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो छात्रों की संख्या है वो तो हो गई x, और माध्य भी हमें नहीं गिवन है, तो मीन हमने लेट कर लिया कि वो हो जाएगा y। तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर टोटल नंबर अपॉन छात्रों की संख्या जो होंगी। तो टोटल कितना आ गया हमारा xy। अब हमें क्या करना है, इसमें से 68 और 86 के बीच का डिफरेंस कितना होगा। हमारा टोटल ये था, अब उसमें क्योंकि हमें गलती से टाइप हुआ है
तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 86 में से 68 को डायरेक्ट माइनस कर लेंगे तो 18। दोबारा नया मीन निकाल रहे हैं हम। टोटल ये हो गया अपॉन नंबर कि कितनी संख्या है अपॉन x इक्वल्स टू कितना होगा, नया मीन क्या होगा y प्लस हाफ। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस 18 इक्वल्स टू, यहाँ पर x को ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन 2। एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। की जो कुल छात्र हैं वो कितने हैं, 36। नेक्स्ट है 79। हाफ 1 हाफ हाफ 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4। इन आंकड़ों की माध्यिका मीन्स हमें निकालना है मीडियन। तो जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको करते हैं, सबसे छोटा हमारा क्या होगा 1/4। तो 1/4 कितनी बार है, 1 और 2। 1/4 लिख लिया, उसके बाद क्या आएगा हमारा हाफ कितना है, 1 2 3। तो हाफ को लिख लेंगे हम 3 बार। फिर उसके बाद आएगा हमारा 3/4, वो भी 2 बार है। फिर 1 और फिर 2, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं। तो या तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 9 है तो विषम आ जाएगा 9 + 1/2। तो मीन्स 10/2 कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म हमें देखनी है, 1 2 3 4 5। तो कितनी आ जाएगी, हाफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। क्वेश्चन 80। नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति दिन के आधार पर दिया गया है। तो उपस्थिति के दिनों की संख्या दी गई है 6 से 10, 10 से 14 इस टाइप से, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो हमें बहुलक निकालना है। तो अगर नॉर्मल होता है ये डिस्क्रीट डाटा तो हम बहुलक को दिखा देते कि वो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा, नंबर जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक या मोड होगा। लेकिन जब भी हमें ग्रुप्ड डाटा दिया होता है तो हमें फॉर्मूला ही लगाना होता है। बस इतना देख सकते हैं कि हमारी जो सबसे मैक्सिमम आ रही है वो 34, तो जो आंसर होगा वो 14 से 18 के बीच में ही होगा। लेकिन सारे ऑप्शन भी इसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि 14 से 18 के बीच में ही है, तो हम कट भी नहीं कर सकते। अब हमें डायरेक्ट लगाना होगा फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H या I कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा L क्या होती है, जो हमने बहुलक लिया है 34 लिया है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। तो जो उसकी लोअर लिमिट होती है तो वो कितनी आ जाएगी, 14 प्लस F1 होगी जो हमारी इसकी फ्रिक्वेंसी है 34, F0 होगी उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी तो 34 - 28, 2 इंटू 34 - 28, और F2 होगी हमेशा बाद वाली मीन्स 18। और H या I क्या होता है, इनके बीच का जो अंतराल है, मतलब जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें, उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 14 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4। वैसे भी ये सबके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। तो 14 प्लस 34 में से 28 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 अपॉन यहाँ कितना बचेगा, 68 माइनस 28 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं 46 इंटू 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 14 प्लस 6 इंटू 4 अपॉन 68 में से 46 गया हमारा, कितना आ जाएगा 22। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये कट हुआ 11, तो 14 प्लस ये कितना आ जाएगा 12 अपॉन 11। अब हमें ये तो पता चल गया कि 14 में हमारा आंसर आना है, तो वैसे भी इसको कर सकते हैं। तो 14 प्लस, अब इसको डिवाइड करना है हमें 11 को 12 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 1.09। तो जब 14 में 1.09 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15.09। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.09। नेक्स्ट है 81। निम्नलिखित पाई चार्ट Q3 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। इसमें कंपनी है XYZ, उसके व्यय दर्शाए गए हैं सैलरी, लोन, इंटरेस्ट, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D। यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ रुपए उसने खर्च किए हैं तो R&D पर कितने लाख करोड़ खर्च हुए होंगे। तो हमें R&D का इसमें डायरेक्ट हमें पता चल रही है, जब 100 का हम 40% निकालेंगे भी, इसमें सॉल्व भी करने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब 100 हमें दिया हुआ है तो हर किसी के वही वैल्यू होगी, इसकी 40 होगी, इसकी 20 होगी, लेकिन निकालनी केवल R&D की है। तो कितनी आ जाएगी इसने, इसका मतलब R&D पे 40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों पी क्यू आर एस और टी के वन क्षेत्र को दर्शाता है। इनके फॉरेस्ट एरिया को इसमें दर्शाया गया है। अब बताना है कि जो क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है, तो कुल इतना है, तो क्यू का कितना है 22%। तो सिंपल इसका 22% हम निकाल देंगे, बस 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखें, अगर मल्टीप्लाई में 7 दूनी लास्ट में 14 आना है तो ए भी कट हो जाएगा, बी भी कट हो जाएगा, बस हमारे सी या डी में से बचेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,574। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13,574 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है 83, नीचे दिए गया ग्राफ जो है XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। तो ये लाख में यूनिट दी हुई है और 2004-5 इस टाइप से ईयर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयों की बिक्री की गई। तो हमें डायरेक्ट 2009 का देख लेना है, 2009 का है ये, तो 2009 का हम सीधे सीधे इस पे जाएंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 20। तो आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट ऑप्शन बी 20 लाख यूनिट्स। नेक्स्ट है 84, निर्देश सूचनाओं के आधार पर इसमें हमें सॉल्व करना है। कोको कोला कंपनी 3 अलग अलग फ्लेवर मिंट, एक तो मिंट होगा और एप्पल और ऑरेंज, इसकी ड्रिंक बनाती है 3 फ्लेवर्स की। तो तीनों फ्लेवर का जो उत्पादन है वो लाख में 6 वर्षों में दिया हुआ है। तो वर्ष 1995, 1996 और 1997 में फ्लेवर फिंट के औसत उत्पादन और 1998, 1999 और 2000 में फ्लेवर एप्पल के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। तो हमें ये तीनों का निकालना है इसमें। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पहले हमें किसका चाहिए 1995, 1996 और 1997, इसके चाहिए फ्लेवर मिंट। तो जो फ्लेवर वाले हैं हमारे फ्लावर ये कह सकते हैं, तो फ्लेवर है इसका मिंट, तो एम वाला है हमारा जो बिल्कुल ब्लैक वाला एरिया आ रहा है। तो ब्लैक वाला एरिया हमें 1995 में कितना है 50, फिर 1996 में हमारा कितना है 40 और 1997 में कितना है, ना तो ये पूरा 60 है और 50 और 60 के हमारे बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा 55 और इसका निकालना औसत, तो बटे आ जाएगा हमारा 3। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 145/3। इसको यहीं तक रहने देंगे क्योंकि पॉइंट में चेंज करने से अच्छा, क्योंकि लास्ट में अभी हमें सॉल्व भी करना है इसका अंतर। अब है 1998, 1999 और 2000 में फ्लेवर एप्पल वाला है जो हमारा ये जिसमें लाइनिंग है। अब इसमें 1998 का एप्पल वाला हमारा कितना आएगा, ये आएगा 55 क्योंकि ये बीच में आ रहा है। फिर 1999 इसका आएगा ये पूरा 6, ये हमारा है 1999 का फ्लेवर एप्पल वाला, तो ये आ जाएगा हमारा 50। फिर 2000 का हमारा आ जाएगा फिर से 55/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 160/3। अब इन दोनों का हमें निकालना डिफरेंस, तो अपॉन में 3 तो रहेगा ही, बस इनका ऊपर का डिफरेंस निकाल लीजिए जो वो आ जाएगा 15/3। तो कितना आ गया 5। अब हमें कितनी देखनी है इसमें कि किसमें, अब एक तो 5 में हमारा ऑप्शन सी कट हो गया और ऑप्शन बी कट हो गया, एक तो बचा है 5000 और एक बचा है 5 लाख। तो हमें ये पता है कि शुरू में ही इसमें कहा गया था कि लाख में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख बोतलें। क्वेश्चन 85, दिए गए ग्राफ के आधार पर 1995 से 2015 तक के CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। हमें बताना है कि 1995 ये हमें दे रखा है 300 और 2015 में हमें दे रखा है 400, तो इसमें कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, तो इसे निकाल लेंगे हम। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो है ये 360 है, 300 नहीं है ये लग रहा है क्योंकि 360 पे इसका पॉइंट है, ये 360 है ना कि 300। तो 400 माइनस 360 अपॉन कितने में हमें निकालना है 360 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 100/360। 0 से 0 कट हुआ, 4 9 से 36, तो कितना आएगा हमारा 100/9। जब 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 11.11%, क्योंकि वो रिपीट होता रहेगा 1111, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11.11%। नेक्स्ट है 86, एक समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 216 बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2 मीन्स दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण हमें दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं, ये हमने ले लिया x, तो ये कटेगा 12 टाइम्स और यहाँ से कितनी बार कटेगा 12, ये 18, तो x की वैल्यू आ गई 18 मीन्स एक विकर्ण तो हो गया 24 और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा 18। अब समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ये इसके जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो हमने एक विकर्ण का आधा ले लिया यहाँ पर 9 और दूसरे विकर्ण का आधा ले लिया 12, तो हम तीसरी वाली इसकी भुजा निकाल लेंगे। ये क्या होगी? कर्ण। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तो 144 प्लस कितना आ जाएगा 81, तो ये हो गया 225। अब 225 किसका स्क्वायर होता है? हमें पता है 15 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। अगर ये नहीं भी पता है स्क्वायर तो भी हम देख सकते हैं कि 5 जो है हमेशा जिसके भी स्क्वायर में आता है केवल 5 के में ही आता है, तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं 12 13 14 कुछ नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 87। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तीन इसकी भुजाएं दी हुई हैं और इसके अंतःवृत्त मतलब एक त्रिभुज है। अब ये पहले हमें ये त्रिभुज ये देखना होगा कि ये हमारा कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, जिससे कि फिर हमारा इजी हो जाए। अब हम जब राइट एंगल ट्राइंगल देखना होगा तो क्या करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो होना चाहिए लंब के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो होगा हमारा लंब, एक तो कर्ण का स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण कौन सी होगी? जो हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है, तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर हमें देखना है 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा यही आएगा 625 मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये हो जाएगा 25। अब 24 या 7 में से इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें बनाना है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब होगा कि इसकी साइड से वो टच होकर जाना चाहिए। अब इसकी अंतःवृत्त की हमें निकालनी है कि त्रिज्या कितनी होगी। तो इसका क्या होता है, पहले तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो वो कितना आ जाएगा हाफ इंटू लंब गुणा आधार, तो 24 गुणा 7, तो ये कितना कटेगा 12 बार, तो 12 सत्ते आ गया 84, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा 84। इसके बाद निकालना है हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा? उसका एस से भी डिनोट कर सकते हैं अर्ध परिमाप को, तो इसको क्या करेंगे परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग 25 प्लस 7 प्लस 24, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 56/2 हमने करा तो हो गया हमारा 28। अब डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला होता है कि जब भी इस टाइप से अंतःवृत्त हमें दिया होगा और उसकी त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसको अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे, तो 84/28, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 28 3 होते हैं 84, तो आर कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी टाइप से इसमें ये भी पूछ सकते थे कि अंतःवृत्त का व्यास क्या होगा, तो हो जाता 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 88। एक घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, तो जो घन के किनारे होंगे वो कितने होते हैं 12। ठीक है, हमारा इसका जो लंबाई का योग है, किनारों की लंबाई का योग हमने ले लिया ए, वो कितना दे रखा है हमें वर्ग के 8वें हिस्से के बराबर, वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग की हमने भुजा मान ली बी और घन की हमने मान ली ए, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 4v/8, 4 से ये कट होगा 2 टाइम्स, तो 24a = आ गया हमारा बी, तो बी की वैल्यू हो गई 24a। अब नेक्स्ट है कि घन के आयतन का अंकीय मान, तो घन के आयतन कितना हो जाएगा a³ = वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा b² अंकीय मान के बराबर है। अब हमें यहाँ पर बतानी है घन के कोर की लंबाई, मीन्स a हमें चाहिए तो b को इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो a³ = हो जाएगा 24a × 24a, एक 2a है यहाँ पर तो 3 से कट जाएंगे, एक बचेगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू डायरेक्ट 24 × 24 कितनी हो जाएगी 576, तो जो घन के कोर की लंबाई है वो कितनी हो गई 576 यूनिट्स, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया गया है इसलिए इसमें यूनिट्स लगाया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 89। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या
और 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक धातु का पाइप जो होगा वो हमेशा बेलनाकार होगा, मीन्स हमें बेलन का फॉर्मूला लगाना है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो डायरेक्ट लिख लेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर कितनी दे रखी है 21 और एच कितनी दे रखी है 90। 7 से ये कटेगा 3 बार, 22 दिया कितने हो गए 66 इंटू 270। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 की, जब 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 11880, मीन्स 11880। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 90। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, एक घन है हमारा कोई भी, उसकी जो भुजा है इस टाइप से पूरा घन हो जाएगा, उसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, उससे अधिकतम आयतन वाला अर्धगोला, तो उससे अधिकतम आयतन वाला काटा गया अर्धगोला। तो मीन्स जो अर्धगोले का व्यास होगा वो कितना होगा 6, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि अधिकतम जो है वो उसकी भुजा से ही कट सकता है। तो शेष आयतन हमें बताना है, तो पहले हमें घन का आयतन देखना होगा। घन का आयतन कितना होगा a क्यूब, मीन्स 6 का क्यूब, माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, r इसमें है 3, तो हो जाएगा 3 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा 216 माइनस 2π/3, 3 से एक इसमें कट हो जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे, तो 3 को हटा देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा 9। तो 216 माइनस 18 पाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 216 माइनस 18 पाई। यहाँ हमने पाई की वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि सारे ऑप्शंस में पाई ऐसे ही गिवन था। नेक्स्ट है 91। यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो मीन्स यहाँ पर हमें सेक को जो है वो 10 में चेंज करना है, पहले ये लिख लेते हैं। अब हमें ये पता होनी चाहिए आइडेंटिटी कि ये होती है 1 प्लस जो 10 स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक की पावर 4 थीटा, इसकी जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 3, यही हमें बताना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मीन्स दोनों की वैल्यू हमारी 3 ही होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है 92। 10 60 प्लस 30, तो मीन्स 10 90 माइनस 10 60 माइनस 30, तो मीन्स 10 30 की वैल्यू क्या होगी। 10 90 की अब कितनी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, माइनस 10 30 की होती है √3। तो इन्फिनिटी में से कुछ प्लस करें या माइनस करें, हमेशा आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। नेक्स्ट है 93। क्वेश्चन 93 दिए गए चित्र में AO जो है वो CD के बराबर है, तो यहाँ पर CD बना लेते हैं पहले, और O वृत्त का केंद्र है, तो APV इसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पर O को C से मिला देते हैं और O को D से भी, तो हमें AO जो है वो CD के भी बराबर दे रखा है और AO OB के भी बराबर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, और OC के भी बराबर होगा और OD के भी बराबर होगा। मीन्स ये सारी साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें OCD में, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 60, तो ये भी 60 होगा, फिर ये भी 60 होगा क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जब ये 60 है और ये 60 है तो हमारा P वाला कितना बचेगा, ये भी 60 ही बचेगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि एंगल APB कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है 94। एक त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है, दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। तो यदि AB हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, PQ है 3 सेंटीमीटर, तो इनका जो एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा। तो जब हमें दो त्रिभुज समान दिए होते हैं तो जो उनका एरिया का रेशो होता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, तो वो कितना होगा, उनकी कोई भी एक साइड ले लें हम, जैसे इसमें AB और PQ दिए तो इनके होल स्क्वायर के बराबर होगी, तो AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ये कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 25/9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 95। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें B पर समकोण है, तो यहाँ समकोण हो गया 90 डिग्री और ये हो गया ABC, और ACB
ये एंगल हमें दिया हुआ है 60, तो ए बी और बी सी और सी ए इन तीनों का हमें क्या निकालना है, रेशो। अब हमें ये 60 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो ये कितना एंगल बचेगा हमारा 90 और 60 150, तो ये कितना एंगल बचेगा हमारा 30। तो पहले हमें या तो हम साइन का लगा लें या कॉस का या टेन का, किसी का भी लगा सकते हैं, उससे हमें एक की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम यहाँ लगा लेते हैं tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan की होती है आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार, तो ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हमें ये पता चल गया कि ए बी और बी सी का रेशो क्या है, √3 और 1। इतना हमें पता चल गया, ये हो गया √3 मान लो, और ये हो गया 1। अब हमें निकालनी है ए सी। तो या तो हम दूसरी एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि cos 60 या sin 60 लगा लो, या फिर ये कर सकते हैं हम कि इसको पाइथागोरस लगा लें। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं sin 60। sin 60 कितनी हो जाएगी हमारी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 अपॉन 2। तो मीन्स ए बी तो हमारा √3 आ गया, बी सी हमारा 1 आ गया, और ए सी कितना आ जाएगा 2। तो इन तीनों का जो रेशो है वो कितना होगा, √3:1:2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √3:1:2। नेक्स्ट है 96। दी गई आकृति में हमें x की वैल्यू बतानी है, ये x की वैल्यू हमें बतानी है, तो उसके लिए पहले हमें और एंगल्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पर है, ये दिया है 30 और ये यहाँ पर हमें दिया है 120। तो जब ये 120 है तो लीनियर पेयर से 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा हमारा 60। ये हमारा एंगल आ जाएगा 60, ये आ गया हमारा 30। अब हम इस ट्राइंगल में निकालेंगे ये वाला एंगल 60 और 30, ये कितना हो गए हमारे 90। तो मीन्स ये वाला एंगल भी हमारा कितना बचा, 90। अब हमें यहाँ तक पता चल गया। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ये देख सकते हैं, जब ये 90 है तो इसके बराबर वाला जो है ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। अब हम लगा लेंगे यहाँ पे बाह्य कोण, जो x होगा वो अपने आमने सामने वाले दोनों एंगल के अपोजिट के सम के इक्वल होगा। तो 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150। नेक्स्ट है 97। दिए गए चित्र में L जो है वो पैरेलल है M के, ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये x की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ने तिर्यक रेखा काट रही होती है तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो 60 + x बराबर हमारा आ जाएगा जो ये सामने वाला एंगल होगा, इधर वाला। तो ये एंगल पहले हमें पता होना चाहिए, ये कितना होगा लीनियर पेयर से 180 - 80। तो 60 + x = हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। नेक्स्ट है 98। अगर किसी चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर अगर काटते हैं तो वो क्या है। तो हमें ये पता है कि किसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं, जब समकोण पर काटते हैं तो वो हमेशा होता है रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, समचतुर्भुज। नेक्स्ट है 99। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थीं तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। तो मीन्स जब लाल 44 थी तो नीली कितनी थी, 36। और यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो, अब यदि नीली की 54 है, क्योंकि हमने यहाँ रेड लिया और यहाँ ब्लू लिया, तो बतानी है लाल तब कितनी होंगी। तो दोनों का रेशियो बस निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा, कट के हमारा 22, ये होगा 18, फिर कटेंगे 9 और ये हो जाएगा 11। 9 से 54 कटेगा 6 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 68। तो मीन्स जब नीली गेंदें 54 होंगी तो लाल गेंदें कितनी हो जाएंगी उस टाइम पे, 66। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100। समभुज त्रिभुज है मीन समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी भुजा हमें गिवन है, तो उसकी ऊंचाई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड 6√3। तो 2 से ये कटेगा 3 बार और √3 कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 3 सा हो गया हमारा 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सेंटीमीटर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप
बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।